हाँ जी। वेलकम टू पंक्टू ब्रेन्स अप्लाइड मैथ्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर आज का टॉपिक। इस चैप्टर में मेनली तीन पार्ट है। पहला पार्ट थोड़ा 12 से इंस्पायर्ड है। फॉर्मूलेज उनको कैसे लगाते हैं, लॉग, पोलर फॉर्म, वो सब। सेकंड पार्ट है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, वो सब। तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन वाला, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, रियल इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम और वो सब। ठीक है, पहला पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक तो होता है रियल नंबर। इसमें रियल एक्सेस होती है, एक एक्स एक वाई। यहाँ पे कोई भी नंबर है उसको एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। एक होती है इमेजिनरी एक्सेस। उसका प्लेन को क्या कहलाता है, आर्गन प्लेन। ये सब 12th में पढ़ा है, बस रिवाइज करवा रही आर्गन प्लेन। इसमें एक होती है रियल एक्सेस, एक एक्स, और वर्टिकल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होती है। इसमें अगर कोई भी पॉइंट है एक, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है आयोटा वाई। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, अगर ये सपोज इस पॉइंट का नाम z है, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू होगी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन रेक्टेंगुलर्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब वैल्यू तो सेम ही होगी लेकिन लिखने के तीन चार तरीके हैं। अगर हम इसको इस डिस्टेंस की फॉर्म में लिखें, ये जो डिस्टेंस इसका ओरिजिन से बन रहा है r, ये तो x है सबको पता है, ये y है सबको पता है। अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो x प्लस आयोटा वाई होगा। अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है, मॉड इंटू ए की पावर में आयोटा एंगल। राइट। ये होती है पोलर फॉर्म ऑफ राइटिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द आयरन प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज मॉड। एंड एंगल इज द, एंगल में एंगल नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखनी चाहिए, होता उसका नाम एंगल ही है बट आर्ग्यूमेंट इज बेटर वर्ड। आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय द लाइन joining origin and the point z फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। अगर लाइन यहाँ पे है तो ये वाला एंगल आएगा आर्ग्यूमेंट में। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब आर्ग्यूमेंट ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है हमेशा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है। यहाँ से यहाँ इसके बीच में ही होना चाहिए जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक बात हो गई। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो कुछ फॉर्मूला मैं कह रहा था जो 12 से इंस्पायर्ड है वो देख लेते हैं। इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में यूज करने का तरीका फिर आगे देखेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। यहाँ पे लेके आया हूँ PYQ। फॉर्मूले देख लो, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनमें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा है, इसको देखने का तरीका ये होता है कि जो थीटा है, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज है, वो सेम रहेगी। मतलब इसको थीटा भी ले लो या फिर एक्स ले लो, जो लोगे वो ब्रैकेट के अंदर सब सेम रहेगा। कॉस को ई की पावर आयोटा में कहीं पे कुछ कन्वर्ट करना हो, या ई की पावर आयोटा को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना हो, तो ये सर्कुलर फंक्शंस लगते हैं। अगर कॉस की जगह या साइन की जगह हाइपरबोलिक फंक्शंस आ रहे हैं, कॉस एच या साइन एच, उसको ई की पावर में कुछ कन्वर्ट करना हो तो ये वाले फंक्शंस यूज होते हैं। अगेन जो ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एच लिखा है, ऊपर थीटा लिखा है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, जो भी वेरिएबल हो हर जगह सेम है। ठीक है भाई। अब डिफरेंट फॉर्म्स वही जो मैंने कहा था, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये सब सिलेबस में अलग अलग जगह लिखा है, बट फ्लो ये ज़्यादा ठीक रहता है। अगेन वही मॉड होता है दिस, यहाँ से एक्स निकल के आता है आर कॉस थीटा, वाई निकल के आता है आर साइन थीटा, ये पढ़ा हुआ है सब ट्वेल्थ में। अच्छा, पोलर फॉर्म में बहुत जगह ये लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने बोला ना, मॉड इंटू ई की पावर आयोटा एंगल। यहाँ पे अगर हम मॉड और एंगल की जगह जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज आर एंड ई की पावर आयोटा थीटा, तो पोलर फॉर्म के नाम पे ये लिखा हुआ मिलता है बहुत जगह। बात एक ही है बट पढ़ने का तरीका ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि मॉड कभी कभार डायरेक्ट दिया होता है तो वो ज़्यादा सही रहता है, अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें फिर एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक होते हैं यूलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, तीसरी होती है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या होता है, ए की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये भी सब जो ये वाले फॉर्मूले हैं ना, इनसे ही प्रूव होता है। प्रूव इनका आएगा नहीं वैसे, बट चाहो तो कर सकते हो। ए की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको नहीं तो याद हो ही जाएगा, इतना कॉमन है कि क्वेश्चन करते करते याद हो ही जाएगा। अब इस यूलर फॉर्म से ड्राइव होती है अगली डिमोइव थ्योरम। देखो जो डिमोइव थ्योरम का एकदम जनरल फॉर्मूला है ना, वो है नीचे वाला है।
ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में जाने में डिफरेंस क्या है, एन की जगह 1/n रखा है, के की जगह 0 रखा है। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा एन की जगह 1/n, के की जगह 0। ये इजी पड़ता है इसलिए ये लिखा है। अच्छा जी, ये 2 के पाए का क्या चक्कर है, जो साइन और कॉस के फॉर्मूले होते हैं ना, वो रिपीट करते हैं हर 2 पाए पे, राइट। याद है ना, कॉस का ये होता है ग्राफ, साइन का ये होता है ग्राफ। ये हर 2 पाए पे रिपीट करता है, हर 2 पाए पे। तो 2 पाए के मल्टीपल्स पे, 2 पाए के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे साइन कॉस की वैल्यू सेम आती है। इसी वजह से ध्यान से देखोगे तो 2 पाए का इंटीग्रल मल्टीपल, 2 पाए का इंटीग्रल मल्टीपल के इज अ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, एन के वाला है जो यहाँ रखा है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला डी मोइस थ्योरम का ये है। इसमें एन 1/n के 0 रखोगे तो ये आएगा। याद दोनों रखने हैं, ये डायरेक्ट यूज होता है, एन अंदर गिर जाता है बस, अगर याद रखने का तरीका चाहिए तो बस पावर में एन जो है वो अंदर आ जाता है ब्रैकेट में। अगेन डीमोइज ई की पावर आयोटा थीटा से ही प्रूव होता है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ये चीज ई की पावर आयोटा थीटा ही लिखी है। इसकी पावर अगर एन चढ़ा दोगे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर आयोटा थीटा एन बन जाएगा। फिर वही यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में चीज सेम रहती है, तो थीटा की जगह थीटा एन लिख देंगे, थीटा एन थीटा एन। ठीक है, चलो अब बात आई लॉग की। अगर कॉम्प्लेक्स लॉग के अंदर आ जाए लॉग जेड, तो वो डायरेक्टली नहीं खुलता, लॉग टेबल में कहीं नहीं मिलेगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो लगाना पड़ता है। लॉग जेड, पहली बात तो जेड इक्वल्स टू या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसको एक्स इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई लिखना शुरू कर दो, ये बहुत हेल्प करेगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, इस चीज़ से शुरुआत करो। ठीक है, जेड को लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जेड का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2/n प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब मोड का स्क्वायर। जो लिखा है और जो दिखना चाहिए हमें वो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब मोड स्क्वायर, 2/n प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स देखोगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब एक तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। अगर तुम एन की वैल्यू 0 रखेगा तो जो एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा, फिर उस वो रिपीट भी तो होता है 2 पाई पे, तो वही 2 पाई के इंटीग्रल टेबल पे वैल्यू सेम रहेगी एंगल की। सारे ये रिपीटेड फंक्शंस होते हैं साइन कॉस tan। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये सारे किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन लोग शायद पता भी होंगे, इस वाले के अलावा तो बाकी पता भी होंगे। इसको याद कर लो, जेड की पावर सी इक्वल्स टू ए की पावर सी लॉग जेड। यूज होगा, काम आएगा क्वेश्चन में, याद कर लो। साइन के अंदर अगर आयोटा आ जाए, साइन के एंगल के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स पढ़ाओ तो बाहर आ जाता है, और कॉस के एंगल के अंदर कॉम्प्लेक्स पढ़ाओ तो वो गायब हो जाता है। और दोनों में ही साइन से साइन हाइपरबोलिक हो जाता है। ठीक है, साइन आयोटा एक्स इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आयोटा एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फिर अगर माइनस आए तो इनके तो मैंने पूरे जनरल लिख रखे हैं, चैट जीपीटी ने मस्त बढ़िया टेबल बना के दी है। सारे नेगेटिव एंगल्स कैसे खोलने हैं, सारे इन्वर्स में नेगेटिव एंगल्स। इन्वर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन कॉस टैन देख लो एक बार, याद करना है तो कर सकते हो। वैसे ये तो तुम्हें तो माइंड में फ्रेश ही होगा अभी, ये सब देख लेना नो सोर्स। अब बारी आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, देखते जाना। ई की पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट में करना है। रियल इमेजिनरी पार्ट पता है ना क्या होता है, ये जो था इसमें z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x एंड y, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन ये दोनों है रियल ही, दोनों हैं रियली, लेकिन इस x का नाम रियल पार्ट है, y का नाम इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, y के अंदर आयोटा नहीं हो सकता, आयोटा बाहर निकल चुका है। मतलब इस फंक्शन को कुछ ना कुछ एक्सपेंड करके e की पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्सपेंड करके कुछ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में खुलेगा, लेट कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है वही हमारा काम है। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया हमने, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख लिया। जनरल स्टेप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन के लिए कर सकते हो ट्राई, अगर नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इधर हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है, साइन ए प्लस बी, इसके अलावा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा देखोगे तो साइन ए प्लस बी खोलते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
सॉरी कॉस ए साइन बी। अब जी इसको कैसे करें, कॉस के अंदर आयोटा आ गया, साइन के अंदर आयोटा आ गया, बड़ा ऊपर, साइन के अंदर आयोटा, आयोटा साइन एच एक्स, कॉस के अंदर आयोटा कॉस एच एक्स। लिख देते हैं साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स आयोटा, आयोटा बाहर ही लिख लेते हैं, आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। थोड़ा थोड़ा बन रहा है देखो, बट अभी तो एक ही पावर में भी है, चलो बन तो रहा है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद कुछ कर पा रहे हैं इसमें, कुछ दिख रहा है नहीं जी, लिख दो पावर में, एक ही पावर में ये पूरा कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, पावर में प्लस में बांट लो, e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, और कुछ दिख रहा है करने को, और कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना, ये तो अलग हो गया, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, मैंने क्या बोला, ये देखना आना चाहिए, जो यहाँ लिखा है थीटा में वही कॉस के थीटा में वही साइन के थीटा में। e की पावर आयोटा थीटा को कैसे लिखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लिख देते हैं, ये बाहर वाला बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा विच इज कॉस एक्स टू साइन एच वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा क्या है, cos x इंटू साइन एच वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। कुछ कुछ बना, आई आ गया नीचे। अब क्या करें जी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा एक तो, आयोटा साइन वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस दिख ही रहा है, अब तो ये हो गया हमारा x एंड दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, ये हो गया हमारा y। डायरेक्ट लिख दूँ, x क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, ये आ गया हमारा x, y क्या आ गया, e की पावर साइन एक्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई भी हो गए, कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन एच वाई, y क्या आ गया, e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, तो वही मल्टीप्लाई किससे हो गए, साइन ऑफ कॉस एक्स साइन एच वाई। ठीक है, आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्प्लिट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। चलिए, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। यार आयोटा की पावर आयोटा तो कुछ भी नहीं होता, मतलब अभी तक तो पढ़ा नहीं ऐसा कुछ, पावर में आयोटा कहीं कहीं तो देखा है, ई के साथ देखा है, लेकिन यहाँ पे तो ई नहीं है, ई बनाते हैं फिर कुछ करते हैं, इसको कुछ खोलना है हमें कि ई भी आ जाए, कुछ तो है। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे लिखते हैं जनरल, वापस एक्स प्लस आयोटा वाई, स्मॉल एक्स वाई ले लिया मैंने इस बार, एक्स तो सीधा सीधा जीरो हो गया, वाई क्या हो गया वन। अब ई की ई में कुछ लिखना है इसको, ई किस में आता है, पोलर फॉर्म में आता है जी, पोलर फॉर्म क्या होती है अभी देखी थी, पोलर फॉर्म होती है आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, आर मतलब मॉड, मॉड मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखते हैं आर इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जीरो वाई वन वन स्क्वायर रूट वन, आर वन आ गया, एंगल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई वन एक्स जीरो वन टेन इनवर्स वन पाई बाई टू, लिखते हैं पोलर फॉर्म में z, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई
जिसको हमने आयोटा ही लिया है, तो उसको आयोटा कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा मॉड में 1 मल्टीप्लाई में एंगल में पाई/2। ठीक है, 1 हटा दूं, आयोटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा पाई/2 आ गया। रख दो जी, यहाँ पे रख दो, ई ले आए, ए की पावर आयोटा पाई/2 की पावर आयोटा इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस आयोटा कैपिटल वाई। कर दो मल्टीप्लाई, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया पाई/2, आयोटा स्क्वायर -1, e की पावर -पाई/2 प्लस 0 आयोटा लिख लो, ये तो बहुत किया 12th में। एक्स क्या आ गया, e की पावर -पाई/2, वाई क्या आ गया 0। ठीक है जी, कुछ समझ में नहीं आए, एक्स प्लस आयोटा वाई लेट कर लो। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, एनालिटिक फंक्शन वाला जो पार्ट है उस पर। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन होता है उसको एक मशीनरी की तरह समझो। सपोज ये एक मशीनरी है, इसमें आप कुछ डालोगे और आपको कुछ मिलेगा। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेरे पास ये आया तो ये करना है और ये करके मेरे को देना है, इस पे ये चीज़ करनी है, इस पे वो चीज़ करनी है, ये सब फंक्शन में डिफाइंड होता है। अंदर जो जो चीज़ें फंक्शन के चेंज होती हैं उनको कहते हैं फंक्शन के वेरिएबल्स। फंक्शन का एक नाम हो सकता है जिस नाम से हम फंक्शन को बुलाएंगे, जो देते हैं वो इनपुट्स, जो निकलता है वो आउटपुट। ये बहुत ही बेसिक है फंक्शन का, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, इसमें कभी बार कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से अगर मैंने सपोज लिया a इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है वेरिएबल b पे। मतलब इसके अंदर आप जो वैल्यूज डालोगे, जिसकी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, वेरिएबल जो है वो b है, आउटपुट जो आएगा वो a होगा। ये बहुत आपने देखा होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे आपने देखा होगा। ये तो बहुत चीज़ होगी, इसका मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। मतलब यहाँ पे जो हम वैल्यूज डालेंगे, जो वैल्यू 1 2 3 ये सब डालेंगे, वो b की होंगी, और उसके बेसिस पे चेंज कौन होगा, a। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम एक फंक्शन को बोले कि इस फंक्शन को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो नेम्ड फंक्शन हो जाते हैं। नेम्ड फंक्शंस का एग्जांपल क्या है, जैसे हार्मोनिक फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया, ये सब नेम्ड फंक्शंस हैं। है नॉर्मल फंक्शन ही, वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यू डालोगे आउटपुट आएगा, नॉर्मल फंक्शन ही है। बस एक स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने उनको एक नाम दे दिया है। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस कौन से मतलब फंक्शंस किस चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड मतलब जो इसमें डोमेन होगा वो रियल नंबर्स ही होगा, रियल नंबर्स के बाहर नहीं जाएंगे हार्मोनिक फंक्शंस में। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दीज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसका मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यू एक फंक्शन है जो कि एक्स एंड वाई का फंक्शन है, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उससे वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स वाई में एक्स वाई तो वेरिएबल है ना, तो फंक्शन तो यू हुआ, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो लाप्लास इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करेगा, यू। अब लाप्लास इक्वेशन होती क्या है वो देख लो। लाप्लास इक्वेशन होती है ये, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जो भी वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, उन सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर जीरो है, पार्शियल डेरिवेटिव का सम अगर जीरो है, अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z वाली टर्म भी ऐड हो जाती। जितने भी वेरिएबल पे एक फंक्शन डिपेंड कर रहा है, उन सब के रिस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव का सम अगर जीरो है, तो मतलब वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। यहाँ अभी हार्मोनिक फंक्शन रियल वैल्यूड पे था, अभी रियल में खेल रहे थे, अब आ गए कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स जनरल फंक्शन क्या होता है, किसी भी जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिनोट करते हैं W से, जो कि होता है फंक्शन ऑफ Z। अब Z क्या है, Z अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय x प्लस आयोटा y, या फिर इसको जो हम चैप्टर में लिखते हैं जैसे u प्लस आयोटा v। अब
यू वी अपने आप में फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। मतलब एक एक्स वाई का फंक्शन लिया, एक और एक्स वाई का फंक्शन लिया, ये रियल फंक्शन है दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों रियल होते हैं, अभी बताया था पीछे। ये रियल फंक्शंस है, इससे बन के बना एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होगी, वैसे ही जैसे सपोज एक एग्जांपल लूँ अगर मैं इसका, तो हो गया जेड स्क्वायर प्लस टू। अब ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये डिपेंड अल्टीमेटली एक्स और वाई पे ही करेगा। ठीक है, तो इस z का जो हमने एक फंक्शन बना दिया तो उसको बोल दिया w, इसको बोलते हैं जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन एक चीज होती है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक और चीज होती है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे लिखा तो यही है, अभी थोड़ी देर में आते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे। पहले बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जैसे हार्मोनिक रियल वैल्यूड था ना, वैसे ही हार्मोनिक रियल वैल्यूड था, वैसे ही एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में खेलता है, डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसकी। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? जब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन फॉलो करेगा उनको तो हम उसको एनालिटिक फंक्शन बुलाएंगे। उसकी दो कंडीशन होती है, एक होती है सीआर इक्वेशन। अगर वो दोनों सीआर इक्वेशंस को फॉलो करता है तो वो एनालिटिक फंक्शन हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, इस पे भी आते हैं। एनालिटिक फंक्शन को अगर समझे तो एनालिटिक फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि अगर एक सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई एरिया है, इस एरिया में अगर सपोज ये वाला पॉइंट बीच वाला लिया, ये पॉइंट है सपोज ए, अगर इस ए पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसका एक और मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के सारे नेबरहुड में फंक्शन डेरिवेबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी। एनालिटिक फंक्शन का मतलब ही डिफरेंशिएबिलिटी से होता है कि जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होता है उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड वाले सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन इस डिफरेंशिएबल वाली डेफिनेशन से हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम कुछ निकाल नहीं सकते, कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कह सकते हो वो ये है। पहला, वो दोनों सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, व्हिच इज कॉची-रीमन इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो यू और वी भी होगा, अभी बात की। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में यू और वी होगा, वो यू और वी अपने आप में रियल फंक्शंस होंगे, ये भी बात की। अब कॉची-रीमन इक्वेशन जो है उसकी ये दो इक्वेशंस होती हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो सीआर इक्वेशन का एक पार्ट पूरा हुआ। मतलब सीआर सीआर इक्वेशन कहना, सॉरी, एनालिटिक फंक्शन का एक पार्ट पूरा हुआ। एनालिटिक फंक्शन का दूसरा पार्ट होता है कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। जो सीआर इक्वेशन है ना, वो नेसेसरी कंडीशन तो है एनालिटिक फंक्शन के लिए, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर कोई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो हो सकता है एनालिटिक हो भी सकता है एनालिटिक ना हो। तो कंप्लीट गारंटी जो देता है ना, वो ये दोनों चीज़ें मिला के देता है, विच इज सीआर इक्वेशन प्लस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगेन कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव से हमको समझ नहीं सकते इसका मतलब क्या हुआ। पार्शियल डेरिवेटिव का तो मतलब समझ सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल बाय डेल समथिंग। कॉन्टिन्यूस मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वो हम कैसे पता लगाते हैं? जब डबल डेरिवेटिव का सम जीरो होता है। मतलब इनडायरेक्टली इसका मैथमेटिकल मतलब हुआ u एंड v satisfies लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे आए तो ऐसे दो रियल वैल्यूड फंक्शंस जो कि अगर u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिख दिए जाएं तो वो एनालिटिक फंक्शन बना लेंगे। उन दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाता है। ये दोनों रियल हैं, दोनों अपने आप में हार्मोनिक हैं, लेकिन अगर इन दोनों को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने से एनालिटिक फंक्शन बन जाए तो वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाते हैं। मतलब u एंड v सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो अगर u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो 100% हम कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। मतलब जिस भी डोमेन की हम बात कर रहे हैं उसमें वो
डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो यू दे देगा, बोलेगा पूरा एफ एफ जेड बताओ, मतलब एफ जेड बताओ, जब भी वो बोले एफ जेड बताओ, हमें क्या करना है, यू निकालना है और वी निकालना है। यू वी आ गया तो यू प्लस आयोटा वी करके हम एफ जेड तो निकाल ही लेंगे। हमें चाहे यू दिया हो तो एफ जेड पूछे, हमें यू वी दोनों निकालने हैं, यू दिया है वी निकालना है। कैसे निकालना है, मिलने थॉमसन मेथड उसका नाम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें क्या है जी, अगर सिर्फ यू दिया है, वी निकालने को बोला है, तो ये स्टेप्स हैं मिलने थॉमसन के, इनको याद कर लो, ये लगाने हैं। पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, एक वेरिएबल फंक्शन आएगा, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि यू है फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑब्वियसली, अभी बताया था। एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह जीरो रख दो, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज फाइव वन। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई निकालो, वेरिएबल फंक्शन आएगा एक्स वाई का, उसमें एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह जीरो रख दो, फाइव टू आ गया। एफ जेड सीधा निकलता है मिलने थॉमसन से, वी वी नहीं निकलता, एफ जेड सीधा निकलता है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू डी जेड। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लिख देता हूँ, जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। जेड का यू रियल पार्ट है, वी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है और पूरा जेड पूछा है, पूरा एफ जेड पूछा है, एफ जेड, तो फिर ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्मूले थोड़े थोड़े से चेंज है, ध्यान से देखो तो, इसमें डेल यू बाई डेल एक्स था, इसमें डेल वी बाई डेल वाई है, इसमें डेल यू बाई डेल वाई था, इसमें डेल वी बाई डेल एक्स है, फाइव टू, मतलब फाइव एंड फाइव टू के हिसाब से बता रहा हूँ। और एक बड़ा चेंज, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है, रियल पार्ट वाले में माइनस, इमेजिनरी पार्ट वाले में प्लस। ठीक है, वैसे तो मिलने थॉमसन के क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट अब दिया है, फॉर्मूले इतने दिए हैं तो पढ़ लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, शो दैट दिस इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का एक तरीका होता है, अगर यू दिया है तो एफ जेड तो मिलने थॉमसन से निकलेगा, लेकिन अगर यू दिया और वी पूछा है तो उसका एक तरीका होता है, वो सीख लो। पहले तो प्रूफ करना है कि ये हार्मोनिक है नहीं है। हार्मोनिक कैसे प्रूव होता था, लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। क्या है जी फंक्शन, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, पता है आपको, विच इज हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लैपलास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हमें सेटिस्फाई करवानी है, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, फिर एक और बार x के रिस्पेक्ट में, फिर y, फिर एक और बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, हाफ लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर एक्स का, मतलब अगर मैं इसको पहले लॉग एक्स मान लूँ तो वन बाय ये पूरा एक्स, अब एक्स के अंदर जाकर डेरिवेट किया, सिंपल चेन रूल, तो टू एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है तो जीरो, टू से टू कट गया, क्या है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, इसको कैसे लिखते हैं पता है ना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, ऐसे इस चीज़ का मतलब सेम होता है। ठीक है, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स को एक और बार पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लगेगा, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो भी रूल होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला एज इट इज, वन इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव विल बी टू एक्स, वाई का जीरो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई, स्क्वायर ही छोड़ दो। अब वाई पे आ जाते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, अगर थोड़े क्वेश्चन कर लोगे ना तुम, तो तुमको पता लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम ही आता है। ये मन में भी तुम कर सकते हो, उसको पूरा पहले एक्स माना था, पूरे को वाई मान ले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में ये होगा और एक्स जीरो हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स को देख के तुम इन मोस्ट केसेस डेल यू बाई डेल वाई लिख पाओगे। ठीक है, अब डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम कर लेना, यही आएगा, वही डिविडेंड रूल लगा के
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी पहली टर्म, माइनस वाई इंटू टू वाई आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन क्या कहती है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारी ये, और डेल स्क्वायर वाई बाय डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एडिशन लिख रहा हूँ सीधा, लाप्लास इक्वेशन का रिजल्ट डिनोमिनेटर में यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों जगह है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, आगे इक्वल मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये कट गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, आ गया जीरो, हो गया सेटिस्फाइड अपना इक्वेशन, मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक है, ये हमने इस बात से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात आई हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का तरीका सीखो। हमको दिया है यू, हमको निकालना है वी। यूज क्या क्या होता है एक बार देखते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स यूज होता है इसमें, इस पूरे एनालिटिक फंक्शन वाले पार्ट में। डेल यू बाय डेल वाई यूज होता है, डेल वी बाय डेल एक्स यूज होता है, और डेल वी बाय डेल वाई यूज होता है। जो सीआर इक्वेशन थी, अगर फंक्शन हार्मोनिक प्रूव हो गया है मतलब फंक्शन एनालिटिक भी है, मतलब सीआर इक्वेशन भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, कौन सी वाली, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव वाली, ये अपने आप में सफिशिएंट है। अगर कोई यू और वी जो दो फंक्शन है वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं, तो वो फंक्शन पक्का एनालिटिक भी होगा, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन यही है, राइट। अब अगर हमें ये चार चीजें जो हैं जो मैंने लिखी नीचे, इनमें से कोई भी दो पता लग जाए तो हम बाकी निकाल सकते हैं, एक यूवी में से एक फंक्शन और इनमें से कोई दो चीजें, तो मतलब हमें बेसिकली वी निकालने के लिए डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स ऐसा कुछ पता करना है। उसके लिए तरीका ये होता है, हमें पता है u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ना करें, एग्जैक्ट या फुल डेरिवेटिव करें, तो क्या लिखा जाएगा, डी यू इक्वल्स टू चेन रूल से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, मानते हो, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई। ठीक है, ये बात समझ में आई, यही चीज़ है मेन, यही क्लिक नहीं होता एग्जाम में, ये क्लिक हो गया तो आगे कॉन्जुगेट तो निकल ही जाएगा। इसके बाद क्या करना है, बस ये जो डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई है ना, इनको रिप्लेस करना है डेल वी वाली टर्म से। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उससे क्या आएगा, इस तरफ यू आएगा इस तरफ वी आएगा, समझ गए। देखो एक्चुअली वैसे हमें वी निकालना था तो वी करना चाहिए था, वी कर ले, वी कर लेते हैं, डी वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पे वी होगा तो डी वी आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, डी वी जो कॉन्जुगेट निकालना है उसके लिए टर्म लिखनी है, ठीक है। अब क्या आया, डी वी इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स को यू के टर्म्स में लिखना होगा अब, क्योंकि हमें वो पता है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स सीआर इक्वेशन से डेल वी बाय डेल एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाय डेल वाई, माइनस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स, प्लस डेल वी बाय डेल वाई को क्या लिखेंगे, फिर देख लेते हैं एक बार, डेल वी बाय डेल वाई को लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, ओ सॉरी प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, माइनस कहाँ से आ गया, इंटू डी वाई। अब ये तो हमें पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल यू बाय डेल वाई कहाँ लिखा है, ये रहा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दूँ,
माइनस एस लिख दिया इंटू -1 करके प्लस डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स का अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डीवी प्लस टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस तरफ आ जाएगा v, इधर सॉल्व करके हमारा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे dx है, मतलब वेरिएबल इस टर्म के लिए x है सिर्फ, y कांस्टेंट हो गया। कुछ tan इनवर्स वाला दिख रहा है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इनवर्स ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अरे ऊपर मैं ऐसे लिखता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हुआ प्लस एक्स बाहर आ गया dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस वाई अपॉन tan इनवर्स एक्स बाय वाई दिख रहा है ना, tan इनवर्स एक्स बाय वाई, इसकी वैल्यू क्या हुई, tan इनवर्स एक्स बाय वाई हो गया प्लस tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ये दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एकदम सेम है। वेरीफाई दिस इज हार्मोनिक एंड फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू दिया है, हार्मोनिक चेक करना है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे, कॉन्जुगेट निकालना है। कौन सा दिया है, यू दिया है, निकालना कौन सा है, वी। तो एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे डी वी इक्वल्स टू करके। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की जगह। यू आ गया, वी आ गया, तो एफ जेड तो बन ही जाएगा। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, खुद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। अच्छा देखो, एनालिटिक प्रूफ करने वाले पार्ट तक तो ठीक है, वहां तक तो तुम भी कर लोगे, मुझे पता है, कुछ हार्ड नहीं है। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे, ऑलमोस्ट एनालिटिक प्रूफ हो जाएगा। लैपलास भी करवा लेंगे, ज़्यादा वो नहीं है। बात इसकी है, एफ जेड भी फाइंड करने को बोला है, इसमें एफ जेड कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना, एफ जेड में सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव अंदर अंदर बांट देना है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, डेल वी बाहर आएगा अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा, माइनस पहली बात तो यहाँ पे माइनस है, आयोटा डेल यू बाय डेल वाई, आयोटा के साथ यू हो जाता है अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो। इस फॉर्मूला का यूज करके एफ जेड निकालेंगे। इसको फिर भी कर लेते हैं एक बार। तो देखो, इस क्वेश्चन में एनालिटिक प्रूफ करना है पहले, फिर एफ डैश जेड निकालना है। एनालिटिक के लिए क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन लगाएंगे। सीआर इक्वेशन की कितनी क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन सीआर इक्वेशन की सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, यू चाहिए, वी चाहिए। उसके लिए हमने फंक्शन दोबारा लिखा है ये वाला। ठीक है, उसके बाद यू वी लिख लिया, ये यू हो गया अपना, ये वी हो गया अपना। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, डेल वी बाई डेल वाई निकाला, इक्वल कर दिया, इक्वल आ गए। कुछ मिला नहीं हमें यहाँ से, तो इससे हमें पता लग गया कि सेकंड इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी सीआर की। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये इक्वेशन है। डेल यू बाई डेल वाई निकाला, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स निकाला। यू क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, 2c1 y² माइनस 2x, ठीक है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स तो निकाल लेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। डेल वी बाई डेल एक्स क्या आएगा, 2x इंटू C2, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है। अब इसको इक्वल रख देंगे, C1y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस C2x, टू 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 कट गया, ठीक है ना, ये ये टू कट गया, डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, अगर हम सारे एक्स वाले एक तरफ ले आए तो C2x माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस C1y माइनस वाई। तो x कॉमन ले लें अगर, C2 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई कॉमन ले लें अगर,
या चलो वाई ले लेते हैं -c1 -1। अबे देख रहे हो, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और ये हमें मतलब पता है कि एनालिटिक है। C1 C2 की वैल्यू ही ऐसी निकालनी है कि एनालिटिक हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये वैल्यू हर एक्स और वाई के लिए ट्रू है। मतलब ये हो ही कब सकता है, लेफ्ट और राइट साइड हर एक्स और वाई की वैल्यू के लिए ट्रू हो, ये कभी हो सकता है जब ये कोफिशिएंट जीरो हो। ये कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं हुए तो एक्स और वाई की दो अलग वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांस्टेंट अगर अलग हो गए, ये कांस्टेंट सेम है और जीरो है, दोनों नेसेसरी है, तभी इक्वेशन ट्रू होगी। C1 C2 की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि फंक्शन एनालिटिक हो, मतलब इक्वेशन ट्रू होगी, सी इक्वेशन ट्रू होगी। तो अगर हम इसको इक्वल टू कर दें और जीरो के इक्वल कर दें, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से C2 क्या आ गया अपना, 1 आ गया, -C1 -1 इक्वल टू जीरो कर दे तो C1 का आ गया -1 आ गया। ठीक है, C1 C2 निकल गए, एफ टेस्ट सेट निकाल लें। एफ टेस्ट सेट निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, डेल वाई एक्स वाला यूज करते हैं। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, अभी निकाला था, 2x - 2y। फिर क्या है, प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, 2c2x प्लस 2y प्लस आयोटा 2c2x प्लस 2y, राइट। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, x माइनस वाई प्लस आयोटा, या 2 आयोटा, या फिर आयोटा ही रख लेते हैं, v के काम आएगा, आयोटा इंटू 2c2x प्लस वाई। ये क्या आ गया आपका, एफ डेजर्ट आ गया, बस फॉर्मूले में रखना था। ठीक है, अब इसको अगर तुम इसको कैपिटल यू मान के लिख दो, इसको कैपिटल वी मान के लिख दो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, एफ डेजर्ट की वैल्यू यही आएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू में आया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है तो कर लेते हैं। इसमें हमें ना यू दिया है कम्प्लीटली, ना वी दिया है कम्प्लीटली। यू वी के बीच का एक रियल फंक्शन का रिलेशन दिया, मतलब रियल रिलेशन दिया है, मतलब रियल नंबर्स में रिलेशन है, इसमें आयोटा नहीं दिख रहा तुमको कहीं भी, और उसके बेसिस पे एफजेड पूछा है। एफजेड होगा क्या हमारा अल्टीमेटली, अगर एफजेड देंगे तो यू प्लस आयोटा भी तो होगा। हमें यू, इस यू और इस वी के बीच का एक रियल रिलेशन दिया है, ना इसमें कहीं आयोटा की बात हुई है, ना सिंगल यू ना सिंगल वी की बात हुई है, तो उसकी बात तो हमें करनी पड़ेगी, उसको कहीं से लाना पड़ेगा। हमें u माइनस वी पता है ना, तो उसको हमें इस इक्वेशन का यूज करके u माइनस वी कहीं ना कहीं से तो बनाना पड़ेगा। अब u के अगर हम प्लस माइनस कर दें सिंपल, कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ही माइनस करके मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर तुम देख पा रहे हो u माइनस आयोटा भी आएगा कुछ, आयोटा नहीं चाहिए हमें, यहाँ हटाना पड़ेगा आयोटा। तो आयोटा को हटाने का एक तरीका होता है आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको पहले आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप्स हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इसको ऐसे ही होगा इस तरह का हर क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर भी क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यू माइनस भी आ गया, बस अब इसको ऐड कर देंगे। इधर क्या आ गया, यू माइनस भी आ गया, चाहिए था जो आ गया, आयोटा कॉमन, यू प्लस वी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ वेरिएबल दिख रहा है। देखो एफ जेड क्या था, एफ जेड भी तो एक फंक्शन ऑफ बेसिकली यू कॉमा वी था। यू वी की वैल्यू चेंज करोगे मतलब जेड की वैल्यू चेंज करोगे, मतलब एफ जेड की वैल्यू चेंज होगी। या फिर इसको अगर हम एग्जांपल ले, तो एग्जांपल के तौर पर सपोज 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 जेड स्क्वायर प्लस 1 था, एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 थी, मान लिया हमने, थी या नहीं थी पता नहीं, वो तो निकालेंगे एफ जेड क्या आएगा अभी। अगर मैं इसमें 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी एक फंक्शन ऑफ जेड ही तो रहेगा, फंक्शन ऑफ जेड ही रहेगा ना। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करने से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी बदलेगी। तो इसको मैं एक दूसरा फंक्शन ऑफ जेड मान लेता हूँ, तो कैपिटल एफ जेड सपोज,
यू वी क्या है, रियल रिलेशन है। यू वी का आपस में कुछ प्लस माइनस करेंगे क्या रहेगा, रियल रिलेशन रहेगा। तो उसको मैं यू या फिर ए मान लेता हूँ, चलो ए। ए एंड बी आर अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। ए प्लस आयोटा बी मान लिया, जिसमें से हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकाल ली है, ए निकल गया। ए की वैल्यू क्या पता है हमें, यू माइनस वी, क्वेश्चन में दी है, ठीक है। ए पता है, बी निकाल लेंगे, क्या बचा, एफ जेड निकाल लोगे फिर, कैसे, मिलने थॉमसन से। अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था कॉन्जुगेट वाला, ए भी क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हुए ना, ये अपने आप में भी तो एक एनालिटिक फंक्शन बन गया फिर, ठीक है। बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से फंक्शन चेंज नहीं होता। एफ जेड निकल जाएगा, एक बार एफ जेड आ गया, एफ जेड की वैल्यू हमें क्या पता है, स्मॉल एफ जेड इंटू आयोटा प्लस वन। तो स्मॉल एफ जेड निकालना था हमें ओरिजिनली, कैपिटल एफ जेड से डिवाइड कर देंगे आयोटा प्लस वन को, स्मॉल एफ जेड निकल आया, ठीक है। कर लोगे, चलो। तो अब एनालिटिक फंक्शन की हमने बात कर ली क्या होता है। अब बात करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन अगर कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी एंड जीरो। फर्क क्या है दोनों में, ये देखो। सपोज एक एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, ये किसी एक रीजन में एनालिटिक है, लेकिन इस एक रीजन में से कुछ पॉइंट पे ये डिफाइंड ही नहीं है, मतलब या तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है जिससे डिफाइंड ही नहीं है, तो उस पॉइंट को उसका सिंगुलर पॉइंट बोला जाता है। और अगर एफ जेड बाकी एरिया में डिफाइंड तो है, लेकिन कुछ वैल्यू मतलब जीरो एक डिफाइंड वैल्यू होती है ना, तो अगर जेड की कुछ ऐसी वैल्यू रख दें जिससे एफ जेड जीरो बन जाए तो उसको कहते हैं फंक्शन के जीरो, ठीक है। तो अगर फंक्शन मतलब जेड की ऐसी वैल्यू जिससे फंक्शन जीरो बन जाए उसको जीरो कहते हैं, और जेड की ऐसी वैल्यू जिससे फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाए उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसको मैथमेटिकली ऐसे समझना है कि जो भी एफ जेड है उसका अगर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है जेड की किसी वैल्यू से, तो वो जेड की वैल्यू उस फंक्शन का जीरो कहलाएगी। और अगर एफ जेड का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है किसी जेड की वैल्यू से, तो वो जेड की वैल्यू एफ जेड का सिंगुलर वैल्यू कहलाएगी। अब सिंगुलैरिटी होती है दो टाइप की, एक होती है आइसोलेटेड, एक होती है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब देखो जैसे ये है, अगर एक पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, इसके नेबरहुड में बाकी सारा फंक्शन एनालिटिक है, तो उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलर आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। लेकिन अगर इसी पॉइंट के नेबरहुड में एक और पॉइंट आ गया या दो और पॉइंट आ गए या फिर बहुत सारे और पॉइंट आ गए जो कि और सिंगुलर है, मतलब ये इकलौता पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और भी पॉइंट्स हैं बगल में, तो उसको कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड के अगेन तीन टाइप्स होते हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। ये जो सिंगुलरिटी वाला टॉपिक है ना, ये बेसिकली लॉरेंट सीरीज से कनेक्ट होता है। अब वो आपके सिलेबस में बाद में दी गई है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। लॉरेंट सीरीज में बेसिकली थोड़ा सा बहुत हल्के में बता देता हूँ, दो टर्म होती हैं किसी भी फंक्शन को, किसी भी एनालिटिक फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए दो टर्म होती हैं लॉरेंट सीरीज में। एक होती है जनरल टर्म जिससे हमें मतलब नहीं होता, एक होती है प्रिंसिपल टर्म। ये सिंगल टर्म होती है, इसमें जेड की पॉजिटिव पावर्स होती हैं, और ये रिपीटेटिव टर्म्स होती हैं, मतलब एक्सपेंशन जैसे इनफाइनाइट गोइंग टर्म्स होती हैं जिसमें जेड की सारी नेगेटिव पावर्स होती हैं। तो अगर जो प्रिंसिपल पार्ट है वो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट, मतलब उसमें एक टर्म है, दो टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड होती है हमारी सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का टाइप। कैसे चेक करना है उसका सीधा एक तरीका है, पहले निकालो कौन से पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट को बोल दो जेड नॉट, फिर लिमिट निकालो एफ जेड की, जेड टेंडिंग्स टू जेड नॉट। अगर वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू फाइनाइट, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। रिमूवेबल का मतलब यही है कि उस सिंगुलरिटी को हम हटा सकते हैं किसी मतलब फंक्शन में चेंज करके। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, रीडिफाइनिंग द फंक्शन बोलते हैं उसको। एक एग्जाम्पल होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी का, एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड। इसमें अगर देखें तो ये फंक्शन कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है, जेड इक्वल्स टू जीरो पर नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब अगर हम मतलब इसका जेड नॉट क्या हो गया, जीरो। अब अगर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट करें साइन जेड अपॉन जेड, तो इसकी वैल्यू जीरो थोड़ी हुई है, नॉट डिफाइंड थोड़ी होती है। साइन जेड अपॉन जेड लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, तो हमें पता है लिमिट्स में पढ़ा है 12th में, इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट एन इज इक्वल्स टू फाइनाइट।
ऐसी चीज़ें आएंगी तो मतलब वो रिमूवेबल टाइप सिंगुलरिटी है। ठीक है, ऐसे ही नॉन रिमूवेबल में एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन इनफाइनाइट आएगी, जैसे 1/0 हो गया या ऐसा कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ जीरो आएगा या फिर इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन चलेगा, वो सब। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो एक्सपेंशंस होते हैं साइन जेड के, मतलब साइन एक्स के, कॉस एक्स के, ई की पावर एक्स के, वो सारे एक्सपेंशंस पढ़ लेना। ये लिखी दी है मैंने एक्सपेंशंस, सारी एक्सपेंशंस हैं। इनमें लिमिट वाले क्वेश्चन में तो एक बार एक्सपेंशन में खोलनी पड़ सकती है। ये वाली जो नीचे की दो हैं, ये नीचे जो टेलर सीरीज और वो सब वो वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें काम आएंगी। लिखवा मैंने अभी नहीं है, वहां पे दोबारा भी लिख दूंगा चाहे तो। ठीक है, ये हो गया सिंगुलैरिटी और जीरोस। अब आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो हमेशा एक ना एक पाथ के लॉन्ग होता है। ठीक है, जो हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी वो भी ऐसे, ये ऐसे पाथ बाय इस पाथ के लॉन्ग पढ़ी थी राइट, कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अलोंग अ पाथ। अब वो पाथ ओपन है या क्लोज्ड है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड। अब अगर एफ जेड एक ओपन पाथ है, मतलब ये यहाँ पे जो कर्व होगा ना, यहाँ पे कर्व लिखा होता है, हमसे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अलोंग कर्व सी। कर्व सी या कंटूर बोल देते हैं उसको। अगर वो कंटूर ओपन है तो अलग तरीके हैं, और अगर वो कंटूर क्लोज्ड है तो अलग तरीके हैं। ओपन मतलब ओपन एंडेड, कोई वो दोनों आपस में ज्वाइन नहीं है, क्लोज्ड कर्व नहीं है। ओपन का मतलब तो पता ही होगा, विच इज इनडायरेक्टली लाइन। स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन तो होगी। ठीक है, बट फिर जब कर्व लाइन आ जाती है तो फिर चीज अलग हो जाती है। तो हमें मोस्टली क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन ही दी होगी अगर ओपन का केस है तो। क्लोज के केस में क्या है, कर्व लाइंस आ जाती हैं। अब वो कर्व लाइन ऐसी भी हो सकती हैं, सर्कल भी हो सकती हैं, हाइपरबोला भी हो सकती है, कुछ भी कर्व्ड हो सकता है, बस क्लोज्ड होना चाहिए। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं कर्व्ड वाले को, एक तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और एक है कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, जो आपके सिलेबस वालों ने चैप्टर 2 में धकेल दिया है, तो उसको वहां पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो जिस पाथ के अलॉन्ग आपको इंटीग्रेट करना है उसकी सीधा इक्वेशन दे दे, जो कि बहुत कम होता है। दूसरी चीज हो सकती है पॉइंट्स की, आपको बता दिया कि जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करो, तो उसके लिए पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उस इक्वेशन से इंटीग्रेशन होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन का। एफ जेड हमें पता है यू प्लस आयोटा भी होता है, जेड हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। एफ जेड को आप, मतलब बताया था मैंने पहले भी, डब्ल्यू भी लिख सकते हो, और जेड को एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, तो समझने के लिए। ठीक है, एफ जेड डी जेड निकालना अलॉन्ग द पाथ सी। एफ जेड को क्या लिख दिया, यू प्लस आयोटा भी लिख दिया। डी जेड को क्या लिख दिया, जेड का इंटीग्रेशन करो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अलग अलग ही होता है कॉम्प्लेक्स और इसका इंटीग्रेशन। सिंपली आयोटा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई। अब ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं, जेड यू वी एक्स वाई। तो हमें सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में लाना होता है, विच इज मोस्टली जनरली टी। उसको आर्बिट्ररी वेरिएबल बोलते हैं। वो कैसे करना है वो ही बताते हैं। पहले नोट पढ़ लो। दूसरा, लिमिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर एफ जेड लिख, सपोज ये ए मैंने तो लिख दिया ऐसे ही कि जो भी बीच में रहेगा वो सेम रहेगा, ये दिखाने के लिए। सपोज लिमिट 0 to 1 लिखी है, तो इसको पहले हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 + 0 आयोटा, ये एक्स वाई आ गया हमारे पास। फिर अब इस एक्स वाई से हम टी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं। पहले रिलेशन निकालना होता है एक्स वाई टी में, ताकि एक्स को भी टी में लिख पाए, वाई को भी टी में लिख पाए। उसके बाद निकालना होता है डी एक्स डी वाई डी टी में। अगर एक बार एक्स और वाई का, एक्स और टी का आ गया तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स डी टी का आ जाएगा। वाई टी का आ गया, डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई डी टी का आ जाएगा। फिर टेबल बनानी होती है ताकि गलती ना हो कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे टी की क्या वैल्यू है, वाई की कौन सी वैल्यू पे टी की क्या वैल्यू है, वो सब। और फिर एक्स वाई की जगह टी रख दो, डी एक्स डी वाई की जगह डी टी रख दो, लिमिट्स डाल दो, फिर वो नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है इन वन वेरिएबल। बात करें कर्व लाइंस की। कर्व लाइंस में कॉची इंटीग्रल थ्योरम आ जाती है। कर्व लाइंस मतलब कोई क्लोज्ड कर्व है। कर्व लाइंस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्लोज्ड लिखना चाहिए, क्लोज्ड लाइंस। क्लोज्ड कर्व से लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्लोज्ड या तो ऐसे हो सकता है, या फिर
जो क्वेश्चन में, ताकि सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसकी तो इक्वेशन है नहीं ना, ये तो बहुत ही रैंडम कर रहा है, इसकी इक्वेशन होगी लेकिन हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको, इसलिए क्वेश्चंस में तो सर्कल या हाइपरबोला इस टाइप के दिए जाते हैं। ठीक है, अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, अगर एक एफजेड फंक्शन है जो कि इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर एनालिटिक है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे और उस पॉइंट के नेबरहुड में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सीधा रिजल्ट कॉची इंटीग्रल थ्योरम देती है कि उसका इंटीग्रल एफजेड का इनसाइड दिस कंटूर विल बी इक्वल टू 0। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बस याद रखना है अगर एफजेड एक क्लोज कंटूर में एनालिटिक है तो उसके अंदर उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, बस खत्म बात। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ नहीं है, मतलब अगर एनालिटिक नहीं हुआ तो, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है ना इन मोस्ट केसेस, वो हमारे काम का होता है। इंटीग्रेशन की वैल्यू हर में 0 तो होगी नहीं, अगर एनालिटिक है, कर्व क्लोज है, तो फिर बढ़िया है, 0 है। लेकिन इससे ज़्यादा काम का क्या है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, उस पर आते हैं अभी। ये समझो, सपोज ये कर्व है सी, ये वाला इज सी कर्व, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम एफ जेड डी जेड का। अगर हम सी के अंदर का पॉइंट ए ले और हम माने कि ये सिंगुलर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो कैसे निकालेंगे। अगर पॉइंट सिंगुलर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉइंट कर्व के अंदर है या बाहर है, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्व लेना होता है, हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं लेना होता। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला है कॉची का, इसमें हमें पॉइंट से मतलब ही नहीं है, हमें बस पता है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक होने के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर फंक्शन डिफाइंड और एनालिटिक है, इस कर्व सी के अंदर एनालिटिक है, तो आप पॉइंट ए पे इंटीग्रेशन निकालो, वो तो सिंगुलर, उसको छोड़ो। अगर पॉइंट बी पे निकालो, मतलब सिंगुलर पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे इंटीग्रेशन निकालो, तो वो 0 ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कर्व के बाहर का अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, अगर कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो भी। अब एक ही बात करते हैं, सिंगुलर पॉइंट अगर आ गया उस पर कैसे निकालेंगे, उस पर ही बात करते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर ए सिंगुलर पॉइंट है और फंक्शन एनालिटिक है सी में, लेकिन ए पे नॉट डिफाइंड है, मतलब ए सिंगुलर पॉइंट हो गया, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालने के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है दिस, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी का दूसरा फॉर्म है, बस इस 2 पाई आई को उधर भेज दिया, विच इज दिस। क्यों, क्योंकि इससे हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है। अगर ऊपर एफ जेड डी जेड है, नीचे डिवाइड में जेड माइनस ए, ए इज सिंगुलर पॉइंट, ये है, तो इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू पता है हमें, एफ ऑफ ए इंटू 2 पाई आई। ए पॉइंट हमें पता ही है, एफ जेड हमें पता ही है, एफ जेड में जेड की जगह ए रखेंगे, एफ ए आ जाएगा, एफ ए आ गया, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म, अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ n टाइम्स, इस n का मतलब पता है ना कि f डैश 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 n बार डैश और फिर a, मतलब f a को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है। ऐसे ही z माइनस ए की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आता है 2 पाई आई में डिवाइडेड में n फैक्टोरियल, मतलब ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, इससे एक ज़्यादा है ये वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी यूज़ होगा। मतलब वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए वाला, क्योंकि इससे तो बहुत ही, इससे तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा ईमान। अब बात आई कि ये जो कर्व दिया है क्वेश्चन में, अगर सर्कल दिया है तो उसको पहचानेंगे कैसे। वैसे ये तो 12th में पढ़ा होगा, बट फिर भी एक बार जनरली बता रहा हूँ। मोस्ट सर्कल की क्वेश्चन आती है मोस्टली, उसको ऐसे देखते हैं, ये जनरल फॉर्म है, इसमें कभी ए नहीं दिया होगा, कभी बी नहीं दिया होगा, कभी कुछ नहीं दिया होगा, तो उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर z माइनस ब्रैकेट में a प्लस आयोटा भी लिखा है इक्वल्स टू r, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है a कॉमा बी और रेडियस है r, ऐसा सर्कल बनता है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये हाइट, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, और ये जो सर्कल बना इसका रेडियस r है। इस चीज को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलो अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, स्टेट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, स्टेट कर देना, ये वाला है, या फिर ये दोनों एक ही बात है, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, एंड हेंस इवेल्युएट दिस। अब देखो इसको करते कैसे, कर्व देख लो पहले तो, z माइनस, इसको उसी फॉर्म में लिखता हूँ मैं हमेशा, ब्रैकेट में 1 प्लस 0 आयोटा लिखा है ये। ठीक है,
मोड लगा दिया इक्वल्स टू 1। सेंटर क्या हो गया 1,0, रेडियस क्या हो गया 1। बना लेगा एक बार 1,0 और रेडियस 1, ये ऐसा सर्कल बनेगा कुछ। ठीक है, ये 0,0 है 1,0, ये हमारा कर्व हो गया। इस कर्व के अलोंग फंक्शन एनालिटिक है, ये हमें एक तरह से दिया ही है क्योंकि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पूछ रहा है तो लगता ही वहां पे है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होता है। मतलब एक पॉइंट पे नहीं होगा, उसके अलावा तो होगा। निकालते हैं भाई 3z² प्लस z। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को जो एफ जेड दिया है उसमें देखना आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। इसकी वैल्यू अगर हमने ऐसा दिखने वाला कुछ बना दिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बना दिया, तो उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं विच इज 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए। तो हमें डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए करके कुछ बनाना है और न्यूमरेटर में एफ जेड बनाना है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हमें ये दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ कुछ हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस वन है तो उसको सिंप्लीफाई करना है। इसको शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना। ऊपर से अगर मैं जेड कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा 3z+1। नीचे जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, z+1 इंटू z-1 dz। ठीक है, अब z-a दिख गया, z-1 दिख गया। अब यही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये जो पूरा है ना इसको लेट कर लो एफ ऑफ जेड, खत्म। इसको लिखना है ऐसे z इंटू 3z+1 अपॉन z+1 अपॉन में z-1 dz। अब ये पूरा हमारा एफ ऑफ जेड हो गया, समझे। एफ ऑफ जेड क्या हो गया z इंटू 3z+1 अपॉन z+1 और नीचे z-1 है, ये हमने लेट किया एफ ऑफ जेड। बस खत्म है। अब तो एफ जेड अपॉन z-a आ गया dz। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या पता है हमें 2 पाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से इंटू एफ ऑफ ए की जगह 1। एफ ऑफ 1 निकालेंगे हम यहाँ से, एफ ऑफ 1 इज 1 इंटू 1, तो 3/2 आ गई एफ ऑफ 1। क्या आ गया 3 पाई आ गया आंसर। ठीक है, अब तुम कहोगे यार ये चीज दी क्यों थी, इस सर्कल का यूज ही क्या हुआ। बता, देखो ये जो सिंगुलर पॉइंट होता है ना, ये सिंगुलर पॉइंट मैंने अभी बताया था ऊपर कि ये सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर आना चाहिए। ये ए पॉइंट कर्व के अंदर आना चाहिए। अगर ये कर्व के बाहर आ गया वहां पे तो फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन की 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे z मतलब ये यही वाला क्यों हमने z-a के लिए कंसिडर किया, ये वाला क्यों नहीं किया। हम z+1 को भी तो z-1 करके लिख सकते थे। इन दैट केस a हमारा -1 हो जाता, लेकिन हमने वो लिया इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कर्व ये है और -1 z इक्वल्स टू -1 मतलब -1 + 0 आयोटा मतलब x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आता x, कर्व के बाहर हो जाता वो, उसकी वैल्यू आती 0। कर्व के बाहर हम मतलब निकाल ही नहीं सकते, तो कर्व के बाहर वाला पॉइंट नहीं लेना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में। जो कर्व दिया है उसके अंदर वाला ही पॉइंट लेना है, इसलिए कर्व इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन और समझ में आएगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं, लाइन इंटीग्रल। इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। Evaluate line integral integration dz integration z² dz where c is the boundary of triangle with vertices this। अगेन ट्राइंगल समझ में आ गया, ट्राइंगल लिखा है क्वेश्चन में, वर्टिसेस दिए हैं, इक्वेशन नहीं दी लाइन की। पहले इन वर्टिसेस को जरा ढंग से लिख लेते हैं। अभी लिखते हैं चलो। वर्टिसेस क्या क्या है ABC मान लेते हैं। ए वर्टिसेस क्या दिए 0,0, बी क्या दिए 0 + आयोटा मतलब 0,1 एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और -1 + आयोटा मतलब सी क्या दिए -1,1। क्या ट्राइंगल बना 0,0 0,1 और -1,1।
ये ट्राइंगल, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। एफ जेड क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड निकालना है। क्या तरीका बताया था, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसके तो स्टेप्स लिखे थे, चलो स्टेप्स देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई टी एंड डी एक्स डी वाई डी टी। यार एक्स वाई तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, जेड दिख रहा है, तो एक्स वाई ले आओ। जेड क्या होता है हमें पता ही है, वो तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ये चीज़ तो यहाँ भी लिखी थी लाइन इंटीग्रल समझाते हुए, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड स्क्वायर क्या हो गया, जेड स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आएगा और माइनस वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, राइट। जेड स्क्वायर आ गया एक्स वाई की टर्म्स में। डी जेड क्या है बताइए, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार एक्स वाई की टर्म्स में। एक्स वाई की टर्म्स में क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, ओ सॉरी, जेड स्क्वायर डी जेड अलॉन्ग कर्व सी। मतलब अब वैसे देखो एक बार बताता हूँ, थोड़ी चालाकी वाली बात जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्या हो गया, ये क्लोज्ड कर्व ही तो हो गया एक तरह से, हो गया नहीं हो गया। क्लोज्ड कर्व फंक्शन अगर एनालिटिक दिया होता ना बाय चांस, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो लिख देते, हालांकि वो जीरो ही आएगी क्योंकि ऐसे में फंक्शन एनालिटिक होता ही है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो क्लोज्ड कर्व में हम एमसीक्यू वाले उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू जीरो लिख देते हैं, क्योंकि हमसे सिंगुलर पॉइंट का वो सब नहीं पूछा, इंटीग्रेशन पूछा है क्लोज्ड कर्व का, वो डायरेक्ट जीरो होता है कॉची इंटीग्रल, मतलब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से, सॉरी थ्योरम से। बट अभी हमसे मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो लाइन बाय लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम करेंगे। लिख लेते हैं इक्वल्स टू एक्स वाई की टर्म्स में क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, डी जेड का ये, जेड स्क्वायर का ये। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है, जब भी ट्राइंगल स्क्वायर या ऐसी लाइन इंटीग्रल्स आती है ना, तो एक बार में एक ही लाइन का इंटीग्रेशन निकलता है। तो इस पूरे को अगर मैं आई ले लूं, तो आई का वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन अलोंग ए, मतलब इसको अगर मैं लाइन ए बी सी ले लूं, प्लस इंटीग्रेशन अलोंग बी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग सी, ऐसे आता है। तो इंटीग्रेशन अलोंग ए को कैसे लिखेंगे, पहले टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, इक्वेशन निकालते हैं लाइन ए की, फॉर लाइन ए। अब सब कुछ फॉर ए चलेगा थोड़ी देर तक, सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, -1,-1, नहीं सॉरी -1,1। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लो, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं जो दिए हुए हैं। ऐसी इक्वेशन निकलती है, लेकिन हमें एक वेरिएबल को इक्वल करना है टी, तो यहाँ पे हम इक्वल टू टी भी लिखते हैं। इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन यही है, लेकिन हम इक्वल टू टी इस चैप्टर के लिए लिखते हैं ताकि हम टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, चलो छोटा करिए। छोड़ो, शुरू करते हैं। y माइनस वाई वन क्या है, जहां से जा रहे होते हैं वो 1 वाले होते हैं, जहां पे जा रहे होते हैं वो 2 वाले होते हैं। डायरेक्शन में होता है ना इंटीग्रेशन, जैसे हमारे ट्राइंगल इसमें ये बन रहा था, तो इसमें हम डायरेक्शन ये फिर ये फिर ये ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये वाले इस ए के लिए ये 1 ये 2, बी के लिए ये 1 ये 2, सी के लिए ये 1 ये 2, y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू t। क्या आ गया,
y इक्वल्स टू, यहीं पे लिख देता हूँ बल्कि y इक्वल्स टू टी आ गया और x इक्वल्स टू माइनस टी आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेबल, x और t की टेबल, y और t की टेबल। वैसे एक टेबल से भी काम हो जाता है, क्योंकि जब लिमिट चेंज, ये टेबल बेसिकली हम बना क्यों रहे हैं, ये टेबल हम बना रहे हैं, ये जो लिमिट आएगी ना, लिमिट चेंज करने के लिए। लिमिट दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ तो पहले, फिर बताता हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहा है एक्स हमारा, एक्स जा रहा है 0 से -1, 0 से -1। तो टी कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्स 0 पे टी भी 0, एक्स -1 पे टी 1। वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई जा रहा है 0 से 1, 0 से 1, एक्स 0 पे वाई टी 0, सॉरी वाई 0 पे टी 0, वाई 1 पे टी 1। टेबल बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पूरे को टी की फॉर्म्स में लिखना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ छोड़ दी, इसमें लिमिट नहीं डाली। लिमिट क्यों नहीं डाली, क्योंकि लिमिट डलेगी इस जगह पे। ये देख रहे हो, जब ए बी सी का अलग अलग कर रहे हैं तो ए की लिमिट अलग डलेगी, बी की लिमिट अलग डलेगी, सी की लिमिट अलग डलेगी। तो अगर मैं इसको पहले इंटीग्रेशन ऑफ ए वाले को एक बार एक्स वाई की फॉर्म में ही लिखूं, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0,0 से -1,1 तक। इंटीग्रेशन ऑफ z² dz। ठीक है, z² dz शॉर्ट में लिख दिया उसको। अब मैं दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, ये वापस से एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, z² dz लिखा है, ये चीज़ z² dz को ये खोल के लिखा है ना, और उसको साथ साथ टी में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली। अब टी की लिमिट, अब सारा एक वेरिएबल में हो गया ना, टी में हो गया, तो लिमिट भी टी की डलेगी। अब मैंने बोला इसलिए था कि एक एक टेबल से भी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो तो टी की लिमिट सेम है, टी 0 से 1 ही जा रहा है, टी चेंज नहीं हो रहा है, तो टी यहाँ 0 से 1 ही आएगा। और ऊपर देखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह टी में लिखना है तो -t का स्क्वायर, दैट इज t² प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस 2 आयोटा एक्स वाई -y² -y²। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, dx प्लस आयोटा dy। dx dy निकाला हमने, नहीं निकाला। dx एक बार x और t आ गया तो dx dt तो वो सब तो आराम से आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx इक्वल्स टू -dt, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy इक्वल्स टू dt। यहाँ पे बड़ा गंदा सोल्यूशन हो गया है, वो साफ तरीके से लिख के मैं दे दूंगा तुमको। dx प्लस आयोटा dy, राइट, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, ये सब रिलेशंस को यूज कर रहा हूँ। बस अब तो क्या ही है, अब तो मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन बन गया। ए वाला इंटीग्रेशन क्या आया, 0 से 1, ये +t² -t² कट गया, ये 2 आयोटा बन गया, -2 आयोटा बाहर आ गया, -2 आयोटा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ t² अंदर बचा, 0 से 1, यहाँ पे dt आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, आयोटा -1। ये आयोटा -1 भी बाहर ले जाऊं, तो आयोटा -1 इंटीग्रेशन t² 0 से 1 हो गया, क्या आ गया, 2 आयोटा माइनस, मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -2 आयोटा इंटू आयोटा -1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, t³/3 आएगा। लिमिट्स रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 आ गई, अपर लिमिट मतलब 1/3, 1/3 आ गई इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की फाइनल वैल्यू आ गई -2 आयोटा इंटू आयोटा -1 डिवाइडिंग में 3। ठीक है, ए की मैंने निकाल के बता दी, ऐसी तुमको बी की निकालनी है, ऐसी तुमको सी की निकालनी है, तीनों को ऐड करना है, तब जाके आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस along curve C where the circle is mod z equals to 3। mod z
माइनस जीरो प्लस जीरो आयोटा ऐसे लिख दूं इक्वल्स टू थ्री। सेंटर जीरो कॉमा जीरो, रेडियस थ्री। क्या बना सर्कल? ये सर्कल बना। दिस इज कॉल आर थ्री मोड्स। ये थ्री माइनस थ्री, ये थ्री है माइनस थ्री। ये कर्व बन गया हमारा। फंक्शन क्या दिया है? ई की पावर टू जेड अपॉन में जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू डी जेड। ठीक है। अब इसमें हमें z माइनस ए का सिंपल दिख रहा है। z माइनस ए मतलब क्या? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी तो बात की। z माइनस ए की फॉर्म में ढूंढना होता है ना कुछ नीचे। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए। z माइनस ए ये भी दिख रहा है, z माइनस ए ये भी दिख रहा है। अब क्या चेक करेंगे ऐसे में? कौन सा a सर्कल के अंदर आ रहा है? इसको निकालते कैसे हैं? z माइनस ए जो टर्म है ना, इसको जीरो का इक्वल रख दो तो z नॉट आता है। z नॉट क्या आया? वन। z माइनस टू को जीरो का इक्वल रख दो, z नॉट क्या आया? टू। वन और टू इस केस में दोनों ही कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, तो किसी को भी हम ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। मैं सपोज z माइनस मतलब a को टू ले लेता हूँ। ठीक है, a मतलब z नॉट इक्वल्स टू टू ले लेता हूँ। z नॉट और a की बात है, कंफ्यूज मत होना। तो हमें फाइनल आंसर सीधा ही लिख दूँ क्या? एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा? e की पावर टू जेड अपॉन में z माइनस वन हो गया हमारा एफ जेड। इतना एफ जेड हो गया अपॉन में z माइनस ए। ठीक है। तो इस अगर मैं इसको i ले लूँ तो इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं यहाँ से। एफ ऑफ टू क्या आएगा? e की पावर फोर अपॉन टू माइनस वन विच इज वन, मतलब e की पावर फोर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? टू पाई आई इंटू e की पावर फोर। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन होता है कॉची इंटीग्रल थ्योरम के, या फॉर्मूला के। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार along the curve c where c is square with vertices this। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। एफ जेड जेड बार को क्या करेंगे? पहले एक्स वाई के टर्म में करेंगे। जेड बार का मतलब पता है ना, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है जेड बार। ठीक है, जेड हमने लिया, जेड स्क्वायर क्या लिया था? एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहीं से लंबी सी टर्म आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। फिर उसको टी में कन्वर्ट किया था, तो जेड से एक्स वाई से टी ऐसे करते हैं। जेड स्क्वायर को मैंने एक्स वाई में ऐसे कन्वर्ट किया था, जेड बार का एक्स वाई में सीधा मतलब पता है हमें। पहले टी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। स्क्वायर है, वर्टिसेस दिए हैं चार, चार इक्वेशन निकलेंगी, चार इंटीग्रल बनेंगे, चारों का सम करके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कर लेना खुद। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट विच इज टेलर सीरीज और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाला पार्ट। तो टेलर सीरीज क्या होती है? अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, वो अगर एक कर्व सी में एनालिटिक है, कर्व सी पे स्टार लगाया, देखते हैं क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन होती है कर्व सी की। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, वो एनालिटिक है, तो उसको हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं इन एन इनफाइनाइट सीरीज। ये इसका एन कहाँ से जाता है? जीरो से इनफाइनाइट तक, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज कभी बंद नहीं होगी। जनरल फॉर्मूला ये लिखा है, अगर ये याद रहता है ये याद कर लो, नहीं तो खुला हुआ फॉर्मूला ये है, ये लिखा है, ये याद रहता है ये कर लो। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मेरे को आसानी से याद होता है इसलिए मैंने वो भी लिख दिया। किसी किसी को खुला हुआ ज़्यादा अच्छे से याद होता है तो वो याद कर लो। अब आते हैं इस कर्व पे। कर्व सी क्या होता है? देखो, टेलर सीरीज के लिए ये कर्व नेसेसरीली एक सर्कल ही होता है हमेशा। एक सर्कल है, उसका कोई सेंटर होगा या कोई रेडियस होगा। तो जो सेंटर पॉइंट है उसी को हमने ए बोला है। ये जो ए है ना, दिस इज द सेंटर ओनली। और जो इसकी बाउंड्री है सर्कल की, इस बाउंड्री पे जरूरी नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में पूरे में एनालिटिक है। ठीक है, तो सेंटर पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये होता है। सेंटर पे मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमेशा अबाउट अ पॉइंट होता है। अबाउट अ पॉइंट मतलब सर्कल के सेंटर के अबाउट। ठीक है, टेलर सीरीज हम एक्सपेंड कर ही उन फंक्शंस कर सकते हैं जो एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें हम एक ही जगह जीरो रख दें, मतलब यही सर्कल ओरिजिन पे हो,
ए इज ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल अगर ओरिजिन के बराबर हो तो उसी को मैक्लॉरिन सीरीज बोल देंगे। कोई फर्क नहीं है टेलर और मैक्लॉरिन में इसके अलावा। आगे बढ़ते हैं। अब टेलर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट टाइप। अगर बाकी का कोई टाइप नहीं लग रहा तो सीधा बैठ जाओ डिफरेंशिएट करने। एफ ऑफ वन निकालो, एफ ऑफ टू निकालो, एफ डैश निकालो, एफ डबल डैश निकालो, और मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके आओ। जिसमें जो जो मांगा है वो सीधा एफ जेड के अंदर एक ही वैल्यू डालते जाओ, उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, बस। बहुत लंबा तरीका है वो, सबसे लंबा तरीका है इनफैक्ट। अगर बाकी कोई तरीका नहीं लग रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो लगाना है वो। लॉग वॉग अगर आया था तो मोस्टली इसी से होता है क्वेश्चन। अब आता है अगला टाइप, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को रीअरेंज करके कुछ और टाइप दिख जाएगा। टाइप टू रीअरेंजिंग वाला, जैसे एग्जांपल ये है साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई। अब इसको अगर हम जी जेड ले ले, ऊपर वाले फंक्शन को, इसको इतने को अगर हम ले ले जी जेड, और इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि सब इसमें मतलब दिक्कत क्या हो रही है, हमें जेड अप इक्वल्स टू पाई पे ही एक्सपेंड करने को बोला है। मतलब जो सर्कल बन रहा है उसका मिड पॉइंट पाई ही है, तो उसके अबाउट अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, विच इज अ सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट आ गया, मतलब फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, मतलब हम एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेलर सीरीज के लिए तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो z माइनस पाई के कारण हम इस पूरे को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे साइन जेड में। साइन जेड को एक्सपेंड कैसे करना है, जो फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूलों से। साइन जेड को एक्सपेंड करने के बाद एक लंबी सी टर्म आएगी, प्लस 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 ऐसे करके। फिर एफ जेड निकालने के लिए, एफ जेड का एक्सपेंशन निकालने के लिए इन सब को अलग अलग जेड माइनस पाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एफ जेड का एक्सपेंशन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें अगर, इसको भी हमें टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है। ये टाइप 4 आने के बाद ही दिख पाएगा कि इसमें क्या करना है, तो उसको टाइप 4 के बाद ही पढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बस जान लो कि करते कैसे हैं। अगर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आ जाए लाइन में तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, और ये भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं टाइप 4 में। पहले टाइप 4 पढ़ लेते हैं ताकि फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, ताकि पता लग जाए क्या है टाइप 4 इज टी वाला तरीका। इसके लिए ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैं तो कहूँगा यही टेलर एक्सपेंशन है इस तरीके में। ये वाला जो एक्सपेंशन लिखा है ना, जो इन्फाइनाइट तक जाता है, यही टेलर एक्सपेंशन है तुम्हारा। बस इसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है, विच इज मॉड एक्स शुड बी लेस देन वन। अब ये एक्स क्या है, एक्स इज एनीथिंग जो यहाँ पे वन के साइड में लिखी है। ये एक्स हो, वाई हो, कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ डिवाइड में हो, कुछ भी हो, बस वन के साथ में जो भी लिखा है वो एक्स है। वो वन से छोटा होना चाहिए उसका मॉड। ठीक है, ये भी इन्फाइनाइट तक जाती है। तो मतलब ये टेलर एक्सपेंशन ही है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमसे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ टेलर एक्सपेंशन पूछी है और तुम ये वाला एक्सपेंशन लगाओ तो इसकी भी 4 लिख दोगे तो वो टेलर एक्सपेंशन ही गिनी जाएंगी। ठीक है, अब स्टेप 4 में करना क्या है, ये तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा स्टेप 4 में, वो हो गया। स्टेप 4 में करना क्या है, सबसे पहले फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ जेड। मतलब जिसके भी अबाउट निकालना है ना उसको ए बोलते हैं। वो 99% क्वेश्चन में गिवन होता है, क्योंकि उसके बिना वो पूछ नहीं सकता। अबाउट वर्ड जहां दिख जाए कि इसके अबाउट निकालो, मतलब वो एक ही बात कर रहा है। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने कि जेड जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा के अबाउट वो हमें किसी फंक्शन एफ जेड का टेलर एक्सपेंशन निकालने को कह रहा है। वो फंक्शन क्या है अभी हमें नहीं पता, बस एग्जाम्पल में मैंने ये लिया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस वाली क्वेश्चन को उठाओ, इसमें सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ और उसको इक्वल टू टी कर दो। सब कुछ राइट या लेफ्ट जो भी है एक तरफ ले जाओ, मतलब सब कुछ एक तरफ ले जाओ और उसको इक्वल टू टी कर दो। लेफ्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वो किया हुआ है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में ले गया, इसको इक्वल टू टी कर दिया। फिर फाइंड z इन टर्म्स ऑफ t एंड सब्स्टिट्यूट इन एफ एक्स। जेड को t के टर्म्स में निकाला और एफ एक्स नहीं सॉरी एफ जेड में सब्स्टिट्यूट करना है। एफ जेड क्या है, फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने ये एफ जेड लिया है 1/z² + 4। ऐसा कोई फंक्शन है, इसमें कोई पॉइंट दिया होगा कि इस पॉइंट के अबाउट निकालो। इसको सॉल्व करके सपोज ये आ गया, मतलब इसमें मैंने ये रखा z इक्वल्स टू टी माइनस आयोटा। इसको पहले उससे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले मेथड से, तो सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना एक बार, आ जाएगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म के बाद z की जगह ये रख दिया आयोटा की, मतलब टी और आयोटा की फॉर्म में रख दिया z को,
अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो सोचो, दैट इज स्टेप 4। ट्राई टू मेक फॉर्मूला बाय टेकिंग कॉमन एंड रेसिप्रोकल। ट्राई टू मेक फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूले बनाने की कोशिश करनी है हमें बाय टेकिंग कॉमन एंड रेसिप्रोकल। सबसे पहले ए पकड़ा, सब कुछ लेफ्ट में ले गए, उसको टी लेट कर लिया, टी को सब्स्टिट्यूट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद वन प्लस समथिंग की फॉर्म में कुछ बनाना है, फॉर्मूला बनाने के लिए वन प्लस या वन माइनस कुछ बनाना है ताकि वो फॉर्मूला लगा पाए, वो बहुत इजी टेलर एक्सपेंशन है। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें माइनस आयोटा कॉमन लेके देखें, माइनस आयोटा कॉमन लिया तो माइनस आयोटा की जगह तो वन आ गया, माइनस यहाँ पे टी के साथ माइनस आयोटा था नहीं, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा डिवाइड में चला जाएगा, माइनस यहाँ आ गया, आयोटा यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें -3 आयोटा कॉमन लिया, ये 1 बन गया, इसके नीचे माइनस में डिवाइड में आ गया -3 आयोटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा 1 माइनस दिस एंड 1 माइनस दिस। इसको एक्सपैंड कर दो, माइनस आयोटा कट जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ इस माइनस को भारी रखना है, -1 ऊपर ले लो, इसमें भी माइनस ऊपर ले लो और ये माइनस माइनस प्लस कर दो। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन लिखो, उसको 1 के नीचे लिख दो, इसका एक्सपेंशन लिखो। अच्छा सॉरी, गलत बोल दिया। स्टेप क्या था, ट्राई टू मेक फॉर्मूला बाय टेकिंग कॉमन एंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/4 लिखा है, ये लिखा है -1 इंटू 1 माइनस टी बाय आयोटा का पावर -1, ये मतलब वो रेसिप्रोकल का। ये नीचे लिखा है, इसको ऊपर ले जाकर लिख दिया, -1 मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस टी बाय 3 आयोटा का रेसिप्रोकल। ये क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स की पावर -1 और 1 प्लस एक्स की पावर -1, माइनस वाले दोनों फॉर्मूले बन गए। एक्सपेंशन यहाँ से देख के लिख दो, वही तुम्हारा आंसर है। इसकी एक टर्म आएगी एक्स की, इसकी एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर की, इसकी एक टर्म आएगी एक्स क्यूब की, ऐसे ही इसकी भी आएगी। ठीक है, दोनों की एक एक टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ऐसे ऐसे दो दो टर्म्स आएंगी। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इसकी और इसकी टर्म प्लस करके लिखोगे, प्लस एक्स क्यूब कॉमन लेके इसकी और इसकी टर्म वो करके लिखोगे, प्लस करके लिखोगे, तो वो आंसर आएगा तुम्हारा टेलर एक्सपेंशन का। और वही सेम आंसर आएगा अगर तुम इस फंक्शन पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो सेम आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल क्यों लिया है, एग्जांपल स्पेशली इस बात पे ध्यान देने के लिए लिया है, इस बात पे कि जो x है मतलब 1 के साथ प्लस या माइनस में जो भी है वो 1 से छोटा ही होना चाहिए। सपोज एफ हमारा ऐसा कुछ दिया है, या सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आ गया जो भी है, और इसमें में दिया है अबाउट मॉड z इज लेस देन 1, इसके अबाउट निकालना है। अब मॉड z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, मॉड z इज अ सर्कल, समझ रहे हो, z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा, ये सिखाया था अभी कैसे लिखते हैं। ये मॉड में लेस देन 1 मतलब दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। ठीक है, सेंटर आ गया 0,0 मतलब 0 के अबाउट निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी अगर मन है डायरेक्ट कर लो। एक्सपेंशन तो क्योंकि जेड में ही खुलेगा एट लास्ट, तो टी को वापस जेड में सब्स्टिट्यूट ऊपर भी करना ही पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, अब ये तो चलो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में, क्योंकि इसमें 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हमें 1 बनाना है, इसमें 1 बना नहीं हुआ है, 1 बनाना है। 1 बनाएंगे कैसे, या तो z कॉमन लो, दो तरीके हैं, तो z कॉमन लो, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे बाय वो आ जाएगा, या फिर 3 कॉमन लो, उससे ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अगर हमने z कॉमन लिया तो 3/z बनेगा, 3 कॉमन लिया तो 1 के साथ में z/3 बनेगा। अब कौन सा 1 से छोटा है, अगर मॉड z 1 से छोटा है मतलब हम 3 को ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो 1 से छोटा है। 3 को 1 से डिवाइड करने क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करने क्या आएगा, 3 से छोटा नंबर आएगा। ऐसे 3 को अगर हम 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, दोबारा सुनना अगर नहीं आया तो, 3 को अगर हम 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो भी चीज़ आएगी दैट थिंग विल बी ग्रेटर देन 3।
समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे 0.5 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज नहीं ली और इसके साथ हम आगे जाएंगे, क्योंकि z/3 इज लेस देन 1। z ऑलरेडी 1 से छोटा है, उसको डिवाइड कर दोगे 1 से बड़े नंबर से तो वो और छोटा आ जाएगा, कितना आएगा उस समय मतलब नहीं है, इसलिए इस चीज को ऐसे खोलेंगे। ठीक है, ये खुल गया। अब ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर में है, अगर इसको ठीक से लिखूं तो ये ऐसे खुलेगा ना, 1 मतलब 1 प्लस जेड की पावर -1 माइनस 1/3 नीचे और 1 प्लस z/3 की पावर -1, ऐसे खुलेगा ये। इसका एक्सपेंशन लो, इसका एक्सपेंशन लो, x² x³ वाली टर्म्स को क्लब करो, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? अगर एक लाइन में बताऊं तो ये जो सर्कल होता है ना, जिसके अंदर टेलर सीरीज एक्सपैंड होती है, जो एनालिटिक फंक्शन होता है, वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। अब एक शर्त यह है कि इसके अंदर सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं आती रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, बाउंड्री के अंदर अंदर वाला हिस्सा आता है। निकालते कैसे हैं? अच्छा, ये रह गया क्या? ऑप्शन में आ गया कि इस फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि इस फॉर्म में हम इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, उससे टाइप 4 वाले फॉर्मूले से ये एक्सपैंड हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा, एकदम सेम है। इसमें भी अगेन -3 कॉमन लेंगे, इसमें -4 कॉमन लेंगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का ये देखो लाइन में लिखा है, मैक्सिमम साइज सर्कल नॉट कंटेनिंग सिंगुलर पॉइंट। सर्कल मतलब टेलर सीरीज का जो रीजन है जिसमें एक्सपैंड हो रहा है वो। मैक्सिमम साइज सर्कल विच डज नॉट कंटेन सिंगुलर पॉइंट। इसके लिए जो भी क्वेश्चन में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछे जिस भी चीज़ का, सबसे पहले उसके सिंगुलर पॉइंट निकाल लो, फिर उसका सेंटर और रेडियस निकाल लो, सर्कल कहाँ से बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। अब जो भी सिंगुलर पॉइंट आएगा, सपोज एक ये सिंगुलर पॉइंट आ गया और ये रेडियस आ गया, तो सबसे बड़ा सर्कल जो कि रेडियस, जो उसकी सेंटर को सेंटर रख के बनेगा और सिंगुलर पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके बनेगा, वो सिंगुलर पॉइंट को इंक्लूड करने वाला सर्कल होगा विद ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ये पॉइंट नहीं आ रहा, या ये पॉइंट आ भी जाता है तो हमें बाउंड्री से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि बाउंड्री पे नॉन एनालिटिक हो तो चलता है। उस पॉइंट को कंटेन करने वाला सर्कल ही सबसे बड़ा सर्कल है, जो कि इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए बना है और सिंगुलर पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है इनसाइड द सर्कल। एग्जाम्पल देखते हैं, PYQ ये तुम्हारा, इसमें सबसे पहले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से निकालते हैं। क्या दिया है सर्कल, मॉड z इज लेस देन 1, मतलब सेंटर क्या हो गया, A0 हो गया। कौन सा सर्कल? ठीक है, इसमें सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं? z-2 को 0 करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड ये वाला फंक्शन कहाँ होगा, यहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा, तो z इक्वल्स टू 2 आ गया सिंगुलर पॉइंट इसका। A सेंटर है, 2 सिंगुलर पॉइंट है, ये सेंटर हो गया। 2 मतलब 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 0 आयोटा, मतलब 2,0 कोऑर्डिनेट हो गया इसका, 2,0 यहाँ आता है। इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ सबसे बड़ा सर्कल यही तो होगा। ये हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब निकालते हैं जो उसने बोला है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। कैसा क्वेश्चन है ये? 1/z-2, टी वाले तरीके से कर लें। 1/z-2, मॉड z लेस देन 1 है, हमें दिया है। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं एक बार, टाइप 4 का क्वेश्चन हो गया फिर ये। 1/2 कॉमन लिया तो 1, -2 कॉमन लेते हैं, काम करते हैं, 1 + z/-2, ये -2 का माइनस होगा, 1 - z/2। ठीक है, अब z की वैल्यू 1 से छोटी है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब ये टाइप लग सकता है। ठीक है, -1/2 ब्रैकेट में 1 - z/2 की पावर -1। अब तो इजी है, अब क्या क्या ये एक्सपेंशन बचा, अब तो क्या होता है 1 - x का एक्सपेंशन, 1 + x² 1 + x + x² + x³ ऐसे लिख देते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई में और 1 + x + x², ऐसे करते 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 जितनी टर्म्स पूछी हैं उतनी लिख दो। ठीक है।